हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मित्रा। और जो आज है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 43 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे आज अक्षय ऊर्जा के बारे में। आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो क्या होती है। इसके बारे में बाद में हम देखेंगे जो उसके टाइप्स होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, चाहे उसमें हम बात करें सोलर एनर्जी की, चाहे उसमें हम बात करें आप विंड एनर्जी की, चाहे हम उसमें बात करें आपकी हाइड्रो एनर्जी की, चाहे हम उसमें बात करें आपकी बायो एनर्जी की। तो इसमें जितने भी प्रकार के आपके रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देन इसके जो हमको बेनिफिट देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे जो आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके इनिशिएटिव क्या है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए। उसके बाद में हम देखने वाले हैं लेक्चर के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन सब पॉइंट पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा। हर जगह हमारा सेम हैंडल है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अगर हम बात करते हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में, तो ये क्या होती है। ऐसी ऊर्जा मोस्टली आप जानते हैं कि अगर हमको अपनी कंट्री के अंदर अगर हमको अपनी कंट्री के अंदर जो आपकी एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए जो एक सबसे जो बेटर सोर्स माना जाता है उसको हम मानते हैं आपका फॉसिल फ्यूल, यानी कि आपका जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको हम एक बेहतरीन सोर्स के रूप में मानते हैं। लेकिन जो आपका जो फॉसिल फ्यूल होता है उससे हमारी कंट्री के अंदर जो आपका इन्वायरमेंटल है उसके अंदर आपको क्षति देखने को मिलती है। तो उससे बचने के लिए जो एक अल्टरनेट हो सकता है आपका फॉसिल फ्यूल से जो जनरेट होती है एनर्जी, उसका ये जो अल्टरनेट हो सकता है जो हमारे पास में नेचुरल सब्सटेंसेज है, जो हमारे पास में नेचुरल चीज़ें हैं, उनका प्रयोग करके हम एक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आपकी ये रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि इसको हम बोलते हैं आपकी अक्षय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूअल प्रोसेस के थ्रू जो आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। रिन्यूअल जो आपकी नेचुरल प्रोसेस है, चाहे आपका सनलाइट हो गया, आपकी वाटर हो गया, आपका विंड हो गया, आपका टाइड्स हो गया और आपका जो बायोमास हो गया। तो इनके थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी जो एनर्जी है उसको जनरेट की जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। और जो इसका हम यूज करते हैं वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आपका जो हीटिंग पर्पज होते हैं उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसका जो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है इससे हमको जो पोल्यूशन है वो कम पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। और इसका एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर भी एक अच्छा रोल आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रभाव इसका एक जो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी इसका देखने को मिलता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का। एंड सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करें अगर हम आपकी सोर्स की बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, सबसे पहले आता है इसमें सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि आपकी सौर ऊर्जा। इसके अंदर में क्या होता है कि हमारी कंट्री जो एक पीवी पैनल होते हैं, आपने देखा होगा जो आपके जो सोलर पैनल होते हैं उसको हम बोलते हैं पीवी पैनल्स, यानी कि वोल्टेइक पैनल्स हम बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो आपकी जो सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सूर्य से हमारी ज़मीन के अंदर जो प्रकाश आता है उससे जो रेडिएशंस होती है उन रेडिएशंस को ये कंसंट्रेट कर लेती है और उनको कंसंट्रेट करके हम उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आपकी जो आपकी ये पीवी पैनल्स होते हैं आपकी सनलाइट को ये कन्वर्ट कर देते हैं आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसको हम बैटरी या किसी और जैसे थर्मल स्टोरेज के माध्यम से हम इसको स्टोर कर लेते हैं, और जब हमको इसकी नीड होती है इस एनर्जी का हम उसको यूज कर सकते हैं। मेनली आपकी जो सोलर एनर्जी होती है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपकी होती है फोटो वोल्टेनिक एनर्जी एंड आपका एक होता है कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल पावर बेसिक्स। अगर हम इनकी सिंपल भाषा में बात करें, जो आपकी जो फोटो वोल्टेक्सिस जो आपकी टाइप का जो सोलर एनर्जी होती है इसके अंदर हमारा पीवी पैनल्स होते हैं। तो जो पीवी पैनल्स होते हैं वो आपके जो सनलाइट होते हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं और उनसे जो रेडिएशन होती है उनको हम एब्जॉर्व करके उससे हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल पावर बेसिस की, इसके अंदर में क्या आता है कि हम बहुत सारे जो मिरर का यूज करके जो सूर्य की जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर के माध्यम से, शीशों के माध्यम से। जो सूर्य का प्रकाश है उससे हम जो है जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके और एक हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेन दो टाइप होते हैं आपके सोलर एनर्जी के। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है।
अब बात करते हैं आपकी विंड एनर्जी के ऊपर। विंड एनर्जी क्या होते हैं जी? हमारी कंट्री के अंदर जो आपकी विंड है, यानी कि जो एयर है, हवा के माध्यम से जो कुछ टरबाइंस है, टरबाइंस को हम मूव करते हैं, जो हमारे जिसको हम बोलते हैं पवन चक्की। तो उन टरबाइंस को हवा के माध्यम से मूव करके जो आपका एयर फ्लो होता है, यानी कि हवा का जो बहाव होता है, उसके माध्यम से जो एयर जो टरबाइंस है उनको मूव करके जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि जो पवन चक्की के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। और जो आपकी IRENA है, उसकी अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें, जो आपकी IRENA होता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी जो रिपोर्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी आप प्रोड्यूस करते हैं, उसका 16% हमारी कंट्री के अंदर में आपकी विंड एनर्जी से हमको देखने को मिलता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो विंड एनर्जी है वो आपकी क्या होती है और कितना इसका परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, उसमें कितना परसेंटेज इसका है। अब बात करें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है आपके जो वाटर के माध्यम से, यानी कि जो हमारा जो वाटर का फ्लो है उसको यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी हाइड्रो एनर्जी। इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम बहुत सारे जो डैम्स हैं, डैम्स का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि आपका रिजर्वायर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उन कंस्ट्रक्ट करने के बाद में जो वाटर का फ्लो होता है, उस फ्लो का हम यूज करके जो आपकी जो टर्बाइंस है उनको मूव करते हैं, और जो आपकी वाटर के फ्लो से जो काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा निकलती है, उसको यूज करके हम टर्बाइंस को मूव करते हैं, और टर्बाइंस को मूव करके हम उनसे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आपकी हाइड्रो एनर्जी होती है, वो आपका मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सबसे एक लागत प्रभावी, सबसे सस्ते जो मीन्स होते हैं आपके एनर्जी के, उसके रूप में इसको कंसिडर किया जाता है, और इसीलिए इसको प्रेफर भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ में जो मोस्टली प्रॉब्लम हमको देखने मिलती है कि हमारे पास में जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हर कंट्री के अंदर में इतनी नदियाँ या नाले या फिर पहाड़ वगैरह नहीं है जिससे कि एक प्रॉपर हम गतिज ऊर्जा, एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सके वाटर के फ्लो को लेकर। जब हमारे पास में वाटर होगा, जब उसका फ्लो होगा, तभी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी हाइड्रो एनर्जी को। तो ये आपका सबसे सस्ता जो आपके माध्यम होते हैं उनमें भी इसको कंसिडर किया जाता है। देन आपका यहाँ पे सेम आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करते हैं आपकी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? हम अब जानते हैं, जैसे हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन के अंदर में कुछ वोल्केनोज होते हैं, यानी कि आपके ज्वालामुखी होते हैं, या कुछ जैसे आपकी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे कुछ गर्म झरने होते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो हीट होती है, चाहे आप वो हो आपकी ज्वालामुखी की फॉर्म में हो या फिर आपकी किसी और फॉर्म में, जो ज़मीन के अंदर में हीट होती है, उस हीट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि यूज करके, और टरबाइन जो उस हीट से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम का यूज करके हम जो टरबाइंस है उनको मूव करके इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो ज़मीन के अंदर में जो ऊष्मा है, चाहे वो वोल्केनो की फॉर्म में हो या चाहे कि वो किसी और फॉर्म में हो, तो उस जो फॉर्म है, उस हीट का, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं हम, जो हमारी कंट्री के अंदर जो वाटर होता है, वाटर को बॉयल करने में, और जो उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम का हम प्रयोग करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी टरबाइंस को मूव करने में। और टरबाइंस को मूव करके हम क्या करते हैं, आपकी जनरेटर के माध्यम से हम जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और एक तो इसका जो आपकी जियोथर्मल एनर्जी होती है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे जो ठंडे इलाके हैं, जो आपकी ठंडी कंट्री है, जैसे आइसलैंड की तरफ है, तो उनकी जो ठंड के मौसम में उनकी जो हीटिंग डिमांड्स हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के रूप में आपकी जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका यूज किया जाता है। यहाँ पे ये आपका एक पिक्चर है, इसके माध्यम से आपको ईजी होगा समझने में कि आपके जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं आपकी बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास में जो वेस्ट होते हैं, चाहे आपका वो हीट्स हो, आपका जो आपका वेस्ट है, चाहे वो हाउस होल्ड्स का हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे आपके पास में जो आप एनिमल्स हैं वो रखते हैं, तो उनसे जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट, उस वेस्ट का यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हम बायोमास एनर्जी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को हम बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद में हम स्टीम के माध्यम से आपकी जो टर्बाइंस है उनको मूव करने का काम करते हैं, और जो टर्बाइन में मूव होते हैं उससे हम जो है जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक यहाँ पे मैंने पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दिया, इस पिक्चर से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि जो आपकी जो बायोमास एनर्जी होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है।
अगर हम बात करें जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो आपकी अक्षय ऊर्जा है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि एक नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक सनलाइट हमको मिलती रहेगी, जब तक आपकी पृथ्वी है तब तक आपके पास में पेड़ पौधे हैं, देन तब तक हमको जो विंड पावर है वो भी आपको मिलती रहेगी, आपको वाटर भी आपको मिलता रहेगा। तो ये एक आपका नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर हम कंपेयर करें फॉसिल फ्यूल यानी कि जो आपका जीवाश्म ईंधन है वो आपका एक तो एंडेबल है, वो एक समय के बाद में आके हमारे पास में जैसे कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम होगा, एक समय के पास में उसके हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो एक समय के बाद में क्या होगा कि हमारे पास में वो आके खत्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई का भी फैक्टर पे काम करता है, जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी और इनकी सप्लाई कम होगी तो ये आपके हार्ड टू गेट होगा, मतलब आसानी से आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और आपके ये दिन प्रतिदिन एक्सपेंसिव भी होते चले जाएंगे। और अगर फॉसिल फ्यूल के कंपेयर में हम बात करते हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की, तो आपका एक परमानेंट आपका ये नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि आप इसको जीरो कार्बन या फिर आप मिनिमम कार्बन एमिशन की बात करें तो वो इससे हमको देखने को मिलता है। आपका जीरो कार्बन या फिर और आपका जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनका एमिशन हमको देखने को उनसे मिलता है, यानी कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं या फिर आपका जो कार्बन होता है उनका एमिशन जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपका कार्बन और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता है, तो उससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी एक सस्टेन रहता है। यही अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आपके जो कोयल के यानी कि आपके जो कोयल से रिलेटेड जो पावर प्लांट होते हैं वो आपके 2.2 पाउंड जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो आपका एक जीरो कार्बन और ग्रीन हाउस एमिशन इसका एक पॉजिटिव हो गया। आपका जो अगर ये आपका पोल्यूशन आपका नहीं करता है, इसमें आपका जो वेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, बायो वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, और आपको जो वाटर और जो एयर है उसका कंटेमिनेशन जो होता है उसका भी रिस्क हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इससे हमको ये जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो भी हमको देखने को इससे मिलता है। आपका ये सस्ता साधन है आपका एनर्जी का, और ये किसी कंट्री को एक सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि एक आत्मनिर्भर बताता है, और उस कंट्री के जो आपको उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री के में ही आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी एनर्जी जनरेट कर लेंगे तो हमारे जो इंपोर्ट है यानी कि हमारे जो फ्यूल और कोयल है इस पर जो इंपोर्ट होता है उससे हमारी जो डिपेंडेंट है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी कंट्री के जो इंपोर्ट हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है और हमारी कंट्री के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो रिमोट लोकेशन है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका पावर ग्रिड है और यहाँ से आपका 1000 मील दूर एक छोटा सा गांव है, इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो या तो आप इससे वायर के थ्रू आप लेके जाएं जो पॉसिबल है नहीं, तो एक रिमोट लोकेशन हो गई। अगर हमको यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2-4 जो आपका विंड मिल है लगा लेंगे या फिर हम यहाँ पे एक सोलर प्लांट हम यहाँ पे आसानी से लगा लेंगे, तो उससे जो आपकी रिमोट लोकेशन है उन पर भी बिना किसी इंटरप्शन के हम जो है एनर्जी का एक्सेस दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ में एक जॉब क्रिएशन का भी एक वाइड इसमें पोटेंशियल है कि जॉब क्रिएशन में भी ये आपका हेल्प करता है, आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं आपकी, अगर हम इंडिया के एफर्ट की बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लेके आई है आपकी PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इससे ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसका एक इनिशिएटिव है। उसमें क्या है कि जो हमारी कंट्री के जो रूरल एरिया है, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, उनमें जो सोलर पंप्स है उनके इंस्टॉलेशन पे इस पर जोर दिया जाता है। उनको सपोर्ट करने के लिए आपके रूरल एरिया ग्रामीण इलाकों में जो आपके सोलर पंप्स है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल्स वगैरह है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो PM कुसुम योजना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। आपकी जो सोलर पार्क स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, आपके जो सोलर पार्क्स हैं और जो आपके अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है उनके डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट इंडिया का टारगेट है वो मार्च 2022 तक 40 गीगावाट का कैपेसिटी का टारगेट है कि हमको इतने जो है सोलर पार्क और मेगा सोलर पार्क से 40 गीगावाट मार्च 2022 तक हमको जो है एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट लेके आई है। इसमें क्या है कि इंडिया जो आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसको हमको इंक्रीज करना है और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है जिसके अंदर में जो आपकी जो हाइड्रोजन से जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, ना कि इंपोर्ट तो हमको रिड्यूस करना ही है, में हमको एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड के लिए बनना है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जो आपका ISA है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको गुरुग्राम इंडिया के अंदर में देखने को मिलेंगे। और
इसका जो मेनली फोकस है आपको सोलर पावर की जो ग्रोथ है उस पर फोकस है इसका, कि सोलर पावर में हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और आपकी जो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी हम कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस पे इसका पूरा पूरा फोकस है। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, यानी कि हमारी जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है आपकी एनर्जी से रिगार्डिंग, उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्लीन एनर्जी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करें हम आपकी जो नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आए। इसके अंदर में क्या है कि जो गवर्नमेंट जो हमारी कोई भी फैमिली है तो फैमिली टाइप एक बायोगैस प्लांट के को प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि आपके रूरल और यानी ग्रामीण और आपकी सेमी उर्बन अर्ध शहरी हम बोल सकते हैं, यानी कस्बे टाइप जो आपके हाउस होल्ड हैं वो उनका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे आपका काओ का डग हो गया, आपका प्लांट से वेस्ट हो गया, फिर किचन वेस्ट हो गया, उनका यूज करके हम जो है एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए आपका उनको प्रमोट करने के लिए नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। इसके साथ में नेशनल ऑफशोर एनर्जी पॉलिसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेके आए। इसका मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो हमारी जो कोस्टल एरिया है उससे जो 200 नॉटिकल मील का जो हमारी जो कोस्टल लाइन है उससे 200 नॉटिकल मील का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं है आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो उसका हम यूटिलाइजेशन कर सके और उसके अंदर जो हमारे जो विंड फार्म्स है, जो हमारी पवन चक्की हैं, वो हम लगा के जो आपका एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पॉलिसी को लेके एक स्टांस है। सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, यानी कि जो आपकी चाहे आप बात करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, चाहे आप कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करें, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है उसकी बिल्डिंग की बात करें, तो उस पर आपको उसकी जो छत है उस पर आपकी जो सोलर पैनल है उसके इंस्टॉलेशन से संबंधित जो है ये है स्कीम्स है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। इसके साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ की है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। यानी कि अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को करनी है तो उस केस में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी लाइसेंसेज या परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो 100% तक इसके अंदर में आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये इनिशिएटिव थे। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इसके जो कुछ चैलेंजेस है वो क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, अगर आप इनिशियल कॉस्ट की बात करें, जो मतलब इसको सेटअप करने में, इसका जो सेटअप है उसको लगाने के अंदर जो कॉस्ट आती है वो इनिशियल में वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं आपके जो कोयल बेस्ड पावर प्लांट है, यानी कि जो कोयले से संबंधित जो पावर प्लांट है उसके कंपेयर में अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित पावर प्लांट की, तो उनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका अगर हम बात करें, अगर आपको एक कोयल प्लांट लगाना है पर मेगावाट, उसका जो इंस्टॉलेशन के जो इन्वेस्टमेंट आती है इनिशियल वो आपकी 4 करोड़ के आसपास आते हैं। वहीं अगर आपको विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाने हैं तो उनके लिए आपको 6 से 18 करोड़ पर मेगावाट आपकी इनिशियल कॉस्ट आपकी आती है। इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट आ गई। सेकंड क्या है कि आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, चाहे आप सोलर की बात करें, चाहे विंड्स की बात करें, चाहे टाइड की बात करें, तो ये डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं वेदर कंडीशंस के अंदर में। अगर आपकी जो वेदर कंडीशन है, मान लीजिए कि अगर हम सोलर एनर्जी के लिए हमने पूरा सेटअप कहीं पे लगा दिया है और वहाँ पे हमारी जो किसी कारण से हमको धूप नहीं मिल पा रही है, यानी कि सूरज कई दिनों से नहीं दिख रहा है, मतलब आप बरसात का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, जिस टाइम पे हमको जो सोलर एनर्जी है उतने लार्ज लेवल पे हमको नहीं मिल पाती है, एक तो उसको तब हमको प्रॉब्लम आएगी। अगर हम बात करें विंड की, अगर विंड का मतलब जो आपका एयर फ्लो है वो कम हो जाता है, उसकी हमको दिक्कत आती है। तो ये जो कम्प्लीटली है डिपेंडेंट है आपकी वेदर कंडीशंस के ऊपर। अगर वेदर की कंडीशन उसके अनुकूल नहीं होगी तो जो जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज है जो हमने सेटअप किए हैं वो कहीं ना कहीं आपके एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे, वो किसी प्रकार से काम नहीं करेंगे। तो इस पर जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो हम कहीं ना कहीं इस पर कंप्लीटली हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो आपका जो अगर आपको चाहे आपको सोलर पावर प्लांट लगाना हो, चाहे आपको विंड पावर प्लांट लगाना हो, चाहे आपको कोई डैम बनाना हो, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी एक लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसके एक्विजिशन से लेके उसके अधिग्रहण को लेकर भी आपको बहुत सारे इश्यू देखने को मिलते हैं। तो लैंड एक्विजिशन का भी एक बहुत बड़ा इसमें जो है
एक चैलेंजेज हम मान सकते हैं इसको। एक ये है कि आपका जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेज कुछ है ये मिनिमम बेसिस पे होते हैं, लेकिन हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो है जो आपके जो टर्बाइंस है मूव करते हैं तो उनसे आपका नॉइज पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। एंड सेकेंडली क्या है कि आपका जो आपकी विंड टर्बाइंस हैं, जो आपकी जो मतलब अगर हम पवन चक्की की बात करें तो उसमें क्या है कि आपके जो पक्षी हैं उनकी भी किलिंग आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, मिनिमम बेसिस पे हैं, लेकिन इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज ए चैलेंजेस के रूप में। इसके साथ में आपकी जो से मैंने बताया कि इसको आप रिलाई नहीं कर सकते हैं कि 24/7 आप 24/7 इस पर आप रिलाई कर सकते हैं, यानी कि एक सस्टेनेबल पावर सप्लाई का जो एक फॉर्म होती है उसमें भी हम कहीं ना कहीं इसमें लैग कर जाते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि हमारे पास में सदा एक सा मौसम नहीं रहता, वेदर कंडीशन हमारे हमेशा अनुकूल नहीं रहेगी। एंड सेकंड क्या है कि मान चलिए कि हम दिन के अंदर में हम जो सोलर पावर है वो प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास में उसको स्टोरेज करने से स्टोरेज कैसे करें, जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसके भी हमको कंसर्न देखने को मिलते हैं कि हम जब नाइट का समय आएगा तो हम जो सोलर जो कैपेसिटी है जो दिन में हमने प्रोड्यूस किया तो उसको हम रात में यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हमको इसका दिक्कत है, मतलब 24/7 सप्लाई की हमको इसमें एक चैलेंजेस देखने को मिलता है। होपफुली आपको जो चैलेंजेस हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेस नेत्रा। और इसके साथ साथ में जो इस लेक्चर की पीडीएफ है उसका ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके इस लेक्चर की पीडीएफ सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।